एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आज देश का आम बजट पेश हुआ जो कई लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया, तो कई के लिए खास नहीं रहा। लेकिन आज हम सबसे पहले उन अहम सेक्टर्स की जानकारी आपको देंगे जिनसे आपका सीधा सरोकार है और आपके लिए बेहद अहम है। तो बजट में दरअसल हम पहले 5 उन बातों का जिक्र करेंगे जो सीधे आपके ऊपर असर डालती हैं। सबसे पहले बात करेंगे टैक्स स्लैब की। बजट में टैक्स स्लैब में छूट बढ़ने की जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे, उन्हें झटका लगा है, क्योंकि टैक्स स्लैब में फिलहाल राहत नहीं मिली है। दूसरी बात स्वास्थ्य से जुड़ी होगी, क्योंकि कोरोना काल में स्वास्थ्य को लेकर ही सबसे बड़ी चिंता देश के सामने है। तीसरी बात बजट में किसानों के लेकर करेंगे, जहां पर सरकार ने किसानों को क्या कुछ दिया है इसका जिक्र होगा। और चौथी बात रेलवे को लेकर होगी, जो आम लोगों के परिवहन का सबसे बड़ा सोर्स है। वहीं पांचवी बात शिक्षा को लेकर भी होगी, क्योंकि शिक्षा से ही देश का भविष्य जुड़ा है। तो पहले हम आपको बजट में इन 5 सेक्टर में रूबरू कराएंगे, ताकि आपको भी आसानी से बजट समझ आए कि बजट में सरकार ने आपको क्या कुछ खास दिया है। तो बात करते हैं टैक्स स्लैब की। सबसे पहले इसमें फिलहाल लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। इस बार भी 2.5 लाख रुपए तक की आय वालों को ही इनकम टैक्स में छूट है, और इससे ऊपर वालों को वैसे ही टैक्स देना पड़ेगा जैसा कि वो पहले देते आए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि सालाना आय पर कितना टैक्स, कितनी कमाई पर आपको देना होगा। सालाना 2.5 लाख की कमाई पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 से 5 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स देना होगा। वहीं 5 लाख से 7 लाख रुपए का कमाई करते हैं आप, तो इस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी कमाई 7.5 लाख से 10 लाख तक है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं 10 से 12.5 लाख की कमाई करने वालों को 20% टैक्स, 12.5 लाख से 15 लाख की कमाई अगर आपकी है तो आपको 25% टैक्स देना होगा। और अगर आपकी कमाई 15 लाख रुपए से ऊपर है तो कमाई का 30% हिस्सा आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पेंशन से होने वाली कमाई में राहत जरूर दी गई है, जिसके तहत अब उन्हें आईटीआर नहीं भरना होगा, यानी कि 75 साल के ऊपर के बुजुर्गों की पेंशन पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। तो साफ है कि इस बार जिस राहत की बाट आम आदमी जो रहा था वो उसे मिलती नहीं दिखी, लेकिन 75 साल के ऊपर के पेंशनधारी बुजुर्गों को राहत जरूर मिली है, जिन्हें अब आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। और आज जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, उससे सबसे ज्यादा निराशा मध्यम वर्ग को हुई। हालांकि काफी कुछ मिला भी है। ऐसे में अब हम आपको सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे कि आपको क्या मिला और क्या नहीं मिला। वित्त मंत्री ने बताया कि अगर बैंक डूबता है तो जमाकर्ता के पैसे वापस दिलाने के लिए संशोधित व्यवस्था बनाई जाएगी। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी कर्मचारी बीमा निगम यानी कि ईएसआई के तहत लाया जाएगा, यानी कि फ्रीलांस और ई कॉमर्स कंपनियों के कर्मचारियों को भी यह फायदा मिलेगा। वित्तीय उत्पादों की बिक्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए इन्वेस्टमेंट चार्टर बनाने का भी ऐलान किया गया है। होम लोन के ब्याज पर राहत को आगे बढ़ाया गया है। हाउसिंग लोन ब्याज की छूट 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो 31 मार्च 2022 तक किफायती मकान खरीदेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे निवेशकों के लिए 0 कूपन बॉन्ड लाने का ऐलान किया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया। स्टैंडर्ड डिडक्शन फिलहाल 50,000 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की मांग की जा रही है, लेकिन लोगों को इसमें राहत नहीं मिली। वर्क फ्रॉम होम वालों को भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रीइंबर्समेंट पर लगने वाले टैक्स की रिबेट पर कुछ नहीं हुआ है। होम लोन पर अतिरिक्त टैक्स की राहत की मांग की जा रही थी, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर छूट की मांग भी पूरी नहीं हुई। दरअसल अभी तक 50,000 के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ही टैक्स में छूट है, लेकिन लोग इसे बढ़ाकर 75,000 करने की मांग कर रहे थे। फिलहाल इस बजट में लोगों को इसका फायदा भी नहीं मिला है। तो मध्यम वर्ग जिस तरीके की उम्मीद कर रहा था वो तो नहीं हो पाया, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में 2,24,000 करोड़, सड़क परिवहन मंत्रालय को 1,18,000 करोड़, जल जीवन मिशन को 2.87 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है। तो विभागवार, मंत्रालयवार कैसा बजट रहा वो हम आपको बता रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़, स्वच्छता मिशन के लिए 71,000 करोड़ और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2.21 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अर्बन क्लीन इंडिया के लिए 1.41 लाख करोड़, निर्माण क्षेत्र में 1.97 लाख करोड़ और आधारभूत ढांचा के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान केंद्रीय बजट में
किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 11,000 करोड़, इसको बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया के लिए 3700 करोड़ का प्रावधान है और आसाम बंगाल टी वर्कर के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी बैंकों की स्थितियां बेहतर करने के लिए 20,000 करोड़, बिजली के लिए 3 लाख करोड़ और आसाम बंगाल टी वर्कर्स के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान है। और अब बजट को समझते हैं और हमारे साथ अर्थशास्त्री एसके वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं। एसके वाजपेयी सर, बहुत आपका स्वागत है। और ये जो बजट है, इसको सबसे पहले हम आप जानना चाहते हैं कि जिस तरीके की उम्मीद लोग कर रहे थे, उसमें ये बजट आप पास मानते हैं या फेल मानते हैं? नहीं, बजट पूरी तरीके से पास है। बजट पूरी तरीके से पास है और मुझे लगता है कि आज की इस कोरोना की परिस्थिति में इससे ज़्यादा बैलेंस्ड बजट नहीं दिया जा सकता था जी। और इसलिए इस बजट को हम पूरी तरीके से पास मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन वाजपेयी सर, सवाल ये है कि जो स्लैब बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी, उस स्लैब बढ़ा नहीं, जबकि महंगाई बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं, फिर चाहे वो सेस देना हो पेट्रोल डीजल पर या फिर तमाम जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो घाटा है राजकोषीय वो बढ़ा है। तो टैक्स स्लैब को लेकर क्या आप मानते हैं कि थोड़ा बेहतर हो सकता था जो नहीं हुआ? नहीं, बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती थी, इसकी अपेक्षा भी की गई थी कि शायद स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ मिलेगी या लोन में या बीमा के क्षेत्र में कुछ प्रोग्रेस होगी। लेकिन आज की इस कोरोना की परिस्थिति में इससे ज़्यादा क्या संतुष्टि मिल सकती है कि जब हमें और कोई कोरोना सेस जैसा टैक्स नहीं झेलना पड़ा। कई बार ये भी उम्मीद की जा रही थी इस बार कोई कोरोना सेस आयकर पे किसी भी रूप में लगाया जा सकता है, जिसकी बहुत अपेक्षाएं थी। तो इसके लिए मुझे लगता है इसमें भारत सरकार को धन्यवाद भी देना चाहिए, मध्यम वर्ग के लोगों को। कम से कम कोई और टैक्स नहीं लिया गया और प्रोसीजरल इनकम टैक्स में बहुत सी चीज़ें अच्छी करी गई हैं, जिससे कि मध्यम वर्गीय टैक्स रिटर्न वाला या व्यापारी वर्ग संतुष्ट हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन टैक्स में बदलाव, स्लैब में बदलाव नहीं है, तो संतुष्टि किस आधार पर दी जाए? एक मिनट, वो कहाँ है, निकल गया। बिल्कुल जाएंगे, वाजपेयी जी के पास जाएंगे, लेकिन देखिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। 15 लाख से ऊपर 30%, बुजुर्गों की पेंशन पर राहत। वाजपेयी सर, सवाल यही है कि आपने कहा कि बहुत सारी राहतें हैं, तो टैक्स स्लैब में बिना बदलाव के किस तरीके की राहत है वो आप समझाइए, ताकि लोग राहत महसूस कर सकें। नहीं, देखिए, प्रोसीजरल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो बहुत राहत हैं। जैसे कि अभी तक कोई भी केस 6 साल तक के लिए रीओपन हो सकता था, यानी कि पिछले 6 सालों के केसेस कभी भी डिपार्टमेंट इंक्वायरी मांग सकता था, जिसको कि उन्होंने कर दिया है 3 साल। यानी कि एक बहुत बड़ी राहत है प्रोसीजरल तौर पे, जिसको कि 6 साल तक के आपको अपने अकाउंट स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट संभाल के रखने पड़ते थे और इनकम टैक्स अधिकारी कार्यालय 6 साल तक की कोई भी इंक्वायरी कर सकता था, जिसको कि अब 3 साल में तब्दील कर दिया गया है। मुझे लगता है ये सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरे, फेसलेस को जो हमारी अभी तक इनकम टैक्स में थी, उसको कमिश्नर इनकम टैक्स और ट्रिब्यूनल तक भी बढ़ा दिया गया, जिससे कि ये आज की डेट में जो उसको जाना पड़ता था, भागना पड़ता था, वहाँ घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता था, आज वो अगर फेसलेस की तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आम जनता को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए और मिलेगा भी। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, आम जनता में आज की डेट में मध्यम वर्गीय परिवार में काफ़ी लोग एनआरआई की तरफ हो गए हैं। एनआरआई, उनके बच्चे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उन पर डबल टैक्सेशन का भार हटा दिया गया है। आप देखेंगे उस पर डबल टैक्सेशन नहीं हुआ है। छोटे व्यापारियों को अगर देखेंगे तो टैक्स ऑडिट की लिमिट जो 5 करोड़ रुपए की थी, अगर वो डिजिटल अकाउंट से 95% का पेमेंट होता है तो उसको 10 करोड़ कर दी गई है। यानी कि ये बहुत बड़ी राहत है और बहुत बड़ा फायदा है कि अब उसको टैक्स ऑडिट के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उसकी लिमिट 5 करोड़ से 10 करोड़। लेकिन साथ ही गवर्नमेंट ने इसका ध्यान रखा है कि आपका डिजिटली पेमेंट होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, एक और अच्छी चीज़ करी, प्रोसीजर बहुत आराम करी है। जैसे कि अब जब रिटर्न भरने जाएंगे तो आपको प्री फिल्ड डॉक्यूमेंट मिलेगी रिटर्न, यानी कि आपने साल भर में जो म्यूचुअल फंड, शेयर, जमीन के जायदाद के कागज बेचे हैं, वो सब आपको रिटर्न में प्री फिल्ड मिलेंगे। आपको पहले क्या होता था, आपको उसको देखना पड़ता था, वेरीफाई करना, वेरीफाई तो अभी भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको किस कॉलम पे भरना है उसकी सहूलियत से उन्होंने मुक्त करने की कोशिश की है। और सिमिलरली स्मॉल कंपनियों की डेफिनेशन भी चेंज कर दी है। तो मुझे ऐसा लगता है
कि इस पर्पज के लिए प्रोसीजरल चेंज से एक मध्यम ठीक है, प्रोसीजर चेंज हुआ है सर, लेकिन एक सवाल और भी है कि जब आप कोरोना काल की हम बात करते हैं, सरकार भी मानती है कि बड़ा कठिन समय है, पूरी दुनिया मानती है कठिन समय है। ये लंबे समय से मांग चल रही थी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है उसमें छूट का दायरा 50 से 75 कर दिया जाए, और इस कोरोना काल में लोगों ने बीमारियों के डर से अपना प्रीमियम बढ़वाया है। अपना जो दायरा होता है, अगर किसी ने 3 लाख का लिया है तो 5 लाख किया, 5 लाख लिया तो 7 लाख किया। मानते हैं कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में थोड़ी सी राहत मिल जाती तो ये एक अच्छा सपोर्ट होता। बहुत अच्छा सपोर्ट होता था और इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी थी। और मुझे कम से कम अगर देखें तो इस फैकल्टी 2 जगह से बहुत उम्मीद थी। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस से, एक हाउसिंग लोन में जो ब्याज है उस पर उम्मीद थी कि हाउसिंग लोन इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए अगर जिस पे छूट बढ़ाएंगे, क्योंकि आज की डेट में कोई भी हाउसिंग लोन अगर आप लेते हैं तो 50-60 लाख से कम का मध्यम वर्गीय को नहीं मिलता है, जिसमें कि ब्याज का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर भी बहुत छूट की उम्मीद थी कि इसको बढ़ाया जाएगा, जो 2 लाख की है लिमिट इसको बढ़ाई जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं मिली है। 2 जगह से निराशा तो बहुत हुई है। और तीसरी अगर एक निराशा करेंगे तो एक ये भी बहुत, देखिए जो आपने अभी बजट का स्लैब दिखाया, ये उन लोगों के लिए जो छूट नहीं लेते हैं, यानी कि LIC प्रीमियम की 80C की जो छूट नहीं लेते हैं उनके लिए स्लैब थी। अदरवाइज और सबके लिए 2.5 लाख से 5 लाख तक तो 5% है, और 5 लाख से 10 लाख तक 20% है। तो वहाँ पे 5% और 20% में बहुत गैप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि बीच में कोई एक स्लैब 10% की भी आनी चाहिए जी। बिल्कुल, वहाँ पर भी निराशा हुई। और क्या आप मानते हैं कि जो स्लैब में बढ़ोतरी नहीं हुई, स्लैब में बदलाव नहीं हुआ, इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर हो सकता है? क्योंकि पहले से लोगों की जेब तंग है, खर्च करने की जो स्थिति है वो है नहीं। ऐसे में अगर जो स्लैब सामान बना रहेगा तो कोई अगर घर खरीदना चाहे भी तो कैसे खरीदे, अगर इन्वेस्टमेंट करना भी चाहे तो कैसे करे, क्योंकि राहत मिली नहीं और बोझ पहले से ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, बोझ के साथ साथ में जो इसमें आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान दिया है। मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऊपर जो ज़्यादा ध्यान दिया गया है, यहाँ पर हर एक को नौकरी करने के बजाय अगर सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस के ऊपर जाएं जी, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाते हुए अगर इंडस्ट्रीज की तरफ जाएं, तो कुछ अगर आप खाली वेतनभोगी पे को छोड़ दिया जाए, वेतनभोगी को तो निराशा रहेगी, लेकिन बिजनेसमैन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से फ़ायदा उठा सकता है। बिल्कुल। और टैक्स स्लैब की बात करें सर, तो यथास्थिति जो बनी है इसमें जो आपने कहा कि उम्मीद थी कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस वाला पार्ट है उसमें उम्मीद की जा रही थी, तो ये क्या मजबूरी थी सरकार की कि अगर हम GDP का अगर 3% तक हमें हेल्थ में ले जाना है एलोकेशन को, तो इन चीज़ों पर हाथ तंग करना पड़ेगा? नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ दिक्कत ये थी, फंड वो लाए कहाँ से? फंड लाने का कोई सोर्स नहीं था, क्योंकि अभी आप देखेंगे इन्होंने पेट्रोल और डीजल एक इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम था गवर्नमेंट का, और उसमें भी इन्होंने 4 रुपये जो उसका कृषि का सेस लगाया है, तो अगर आप करेंगे तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट की इनकम वहाँ पर कम होगी जी। कृषि के लिए उन्होंने फंड वहाँ से निकालने की कोशिश की है। तो गवर्नमेंट के साथ मुझे लगता है ऐसी समस्या रही है कि वो फंड कहाँ से लाए, इसीलिए उनको कई PSUs को बेचने की योजना भी लानी पड़ी जी। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ी इस पे वर्किंग करती और इस स्लैब को थोड़ा रेशनल बेसिस पे बनाती तो और अच्छा रहता। और यहाँ क्योंकि अभी वहाँ पे जो गुंजाइश गवर्नमेंट के पास है पेट्रोल डीजल से ही है जी। साथ में एक इन्होंने जो टैक्स डायरेक्ट टैक्सेज में तो बदलाव नहीं किया है, इनडायरेक्ट टैक्सेज में इन्होंने एक GST ऑडिट का प्रोसीजर चेंज किया है, GST ऑडिट भी हटा दिया है जी। GST ऑडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे टैक्सों का रेशनलाइजेशन जरूरी है जी। और हो सकता है इस पे अभी, क्योंकि पोस्ट बजट भी काफ़ी चीज़ें जाएंगी, हो सकता है पोस्ट बजट होते होते अगर सबकी मांगों को ध्यान रखे तो गवर्नमेंट कुछ इसमें चेंज करे। बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।